हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों के। आज के वीडियो में मैं आपका हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनरिलाइज रेंट की। अनरिलाइज रेंट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी की। लॉस ड्यू टू वैकेंसी की। उसके बाद हम बात करेंगे को ओनर्स की। फिर हम बात करेंगे डीम्ड ओनरशिप की। ऐसे जो है हम चलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करवाने वाला हूं, जो कि है एक्सपेक्टेड रेंट। जी हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है सर? म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, विच एवर इज हाइयर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। दोनों में से जो ज्यादा होगा वही आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, बट स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये सब 12 महीने का हम लोग चेक करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल अथॉरिटी चेक करती है, और फेयर रेंट जो होता है वो आपके आसपास की सिमिलर प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट होता है। चलिए भैया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और ये भी आपको पता ही होगा कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है उसे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। जो ज़्यादा होता है उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। ये भी आपको पता ही होगा। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो एनएवी आती है। उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, और साथ में जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग माइनस करते हैं, जो कि जिस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई है उस साल से अलाउ होता है। और अगर पिछले सालों का जो है उसको हम 5 से डिवाइड कर इक्वली अगले 5 सालों में लेते हैं। ऐसे कर जो है आपका यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो कुछ कंडीशन मीट होगी, उस केस में जो है लिमिट 2 लाख होती है, अदरवाइज जो है लिमिट 30,000 होती है। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया 1/4/99 के बाद लिया, 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, और ये सारी कंडीशन अगर मीट होती है तो 2 लाख रुपए तक की आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट की। और कितने पर ले सकते हैं? दोनों हाउस प्रॉपर्टी, जो 2 हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, दोनों पर मिलाकर ले सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ने स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिलाइज रेंट। देखिए भैया, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जो है यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अनरिलाइज रेंट का मतलब है ऐसा रेंट जो कि टीनेंट देने से मना कर देता है कि भैया ये मैं नहीं देने वाला, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पैसा नहीं दूंगा। वैसे भी अभी तो कोविड आ गया है। कोविड में तो भैया लोग पैसा दे ही नहीं रहे, कह रहे पैसा है ही नहीं, कहाँ से दूं मैं। उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में क्या करोगे? रेंट कैन नॉट बी रिलाइज फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट से पैसा नहीं मिल रहा है सर। आप क्या है? लैंडलॉर्ड है। आपकी क्या होती है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होती है। टीनेंट पैसा नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं करेंगे। ये देखिए भैया, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, अपनी ऑफिस की प्रॉपर्टी को, टू मिस्टर सी, 50,000 रुपये प्रति महीना। मिस्टर सी डिड नॉट पे लास्ट 2 मंथ्स रेंट, दो ही यूज द ऑफिस स्पेस फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने के लिए यूज कर लिया, आखिरी 2 महीने का दिया नहीं। गड़बड़ सर, गड़बड़। ये तो घोर अपराध कर दिया महाशय ने। मिस्टर ए साहब ने गलती कर दी है जी, 2 महीने का रेंटल नहीं दिया जी। क्या करेंगे? तो भैया इसमें कुछ इस प्रकार होगा, एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ही रहेगा। एक्चुअल रेंट एक्रूअल बेसिस पर ही होता है, रिसीव नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 महीने का ही होगा। बट यहां तो परमानेंट हो गया भैया कि रिसीव होगा ही नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि टीनेंट ने देने से मना कर दिया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पैसा नहीं दूंगा। 10 महीने का दूंगा, आखिरी के 2 महीने का ड्यू हुआ नहीं दिया, अगले महीने का ड्यू हुआ नहीं दिया, उसने कहा नहीं दूंगा। आप उसको प्रॉपर्टी से निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रॉपर्टी से निकालेंगे, कोर्ट केस कर देंगे, केस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, यही होएगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो वैसे ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर जो है 50,000 रुपये का रेंटल है, तो 10 महीने का तो आ गया, 2 महीने का जो है नहीं आया, यानी 1 लाख रुपये आपके अनरिलाइज हो गए। ये जो आपका 50,000 का रेंटल है ना मेरा भाई, 12 महीने का जो बन रहा है यहाँ पर 6 लाख रुपये, इसमें से आप अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर सकते हैं। अगर चार कंडीशन जो है, अगर चार कंडीशन जो है, 1 2 3 4, और रूल नंबर 4 की कंडीशन जो है, जो इनकम टैक्स रूल्स लिखे हैं, 4 कंडीशन, रूल नंबर 4 की कंडीशन, दोनों में 4 4 आ रहा है, सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो आप ये माइनस कर सकते हैं यहाँ पर अनरियलाइज रेंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि आएगा 1 लाख रुपये।
तो ये बनकर निकलेगा 5 लाख रुपीज। समझे आप? समझ गए? रूल नंबर 4 बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ रूल नंबर 4। सबसे पहली बात है टीनेंसी शुड बी बोनाफाइड। टीनेंसी का मतलब समझते हैं, जो आपका लैंडलॉर्ड और टीनेंट का एग्रीमेंट हुआ है उसे टीनेंसी बोलते हैं। टीनेंसी जो है शुड बी बोनाफाइड, फेक नहीं होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब सही होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद की कंडीशन है डिफॉल्टिंग टीनेंट जो है, जिसने पैसा देने से मना कर दिया, उसने आपकी हाउस प्रॉपर्टी खाली कर दी हो। ये तो है नहीं रेंट नहीं दे रहा और रह जा रहा है, आप कह रहे हैं कोई नहीं बेटा रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, आपको बेनिफिट लेना है तो आपको टीनेंट को बोलना पड़ेगा, हे टीनेंट अगर पैसा नहीं देगा तो यहाँ से निकल। अगर नहीं निकल रहा है तो आप अपने सारे स्टेप्स लेंगे प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए। डिफॉल्टिंग टीनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। एक प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं बेटा दूसरी ले ले, मेरी दूसरी प्रॉपर्टी ले ले, नहीं चलेगा सर। यू नीड टू बी सीरियस। वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपका एग्रीमेंट बोनाफाइड है, आप उसको प्रॉपर्टी खाली करवाइए, सारे स्टेप्स लीजिए, अपनी कोई और प्रॉपर्टी उसको ना दीजिए, और साथ में जो भी रीजनेबल स्टेप हैं लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के, वो लीगल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। या फिर असेसिंग ऑफिसर को बताइए कि लीगल प्रोसीडिंग से कोई लाभ नहीं होने वाला है, 1 लाख रुपए का खर्चा है, वकील जो है 2 लाख रुपए ले लेगा, कोई फायदा मुझे नहीं होएगा। ये तो भाग गया है यहाँ से, जो मेरा टीनेंट है वो तो भाग रहा है। असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो उस केस में आप केस नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन कौन सी दोबारा से बोलिए। टीनेंसी फेक नहीं होनी चाहिए यानी बोनाफाइड होनी चाहिए। टीनेंट ने आपका स्पेस वेकेट कर दिया हो या आपने सारे स्टेप्स ले लिए हो वेकेट करने के लिए। तीसरी कंडीशन है डिफॉल्टिंग टीनेंट जो है आपकी और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई ना करके रहे। और चौथी है कि आपने लीगल प्रोसीडिंग या तो ले ली हो या आप असेसिंग ऑफिसर को बोलोगे लीगल प्रोसीडिंग से कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसे प्रूव कर दोगे। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस केस में आपका जो एक्चुअल रेंट हमेशा मानते थे ना एक रोल बेसिस पर 12 महीने का, उसमें से माइनस कर सकते हैं जो आपका अनरियलाइज रेंट है, यानी जितने महीने का रेंट टीनेंट देने से मना कर रहा है उसको माइनस कर जो आएगा ये आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस विद द एक्सपेक्टेड रेंट। जो ज्यादा होगा वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, जो भी ज्यादा होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। दैट्स ऑल यू ऑनर। तो फाइनली जो है मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है करा दिया। और बताइए सर, बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्स का बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पढ़ाते रहूँगा तो फटाफट से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बीच में थोड़ी थोड़ी टिप्स जो है आपको देनी चाहिए। सोच रहा हूँ बीच में थोड़ी सी टिप्स आपको दे दूँ, मोटिवेट कर दूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस को लेते हैं, अटेंड नहीं करते हैं। क्यों अटेंड नहीं कर रहे? मज़ा आएगा तो अटेंड करेंगे। भैया जो मज़े के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मेरे भाई, वो मत करो। पढ़ाई मज़े के लिए, क्लासेस मज़े के लिए नहीं है। क्योंकि देखो मज़े में क्या होता है कि आपको एंटरटेनमेंट तो मिलता है, पर जो रियल जो तंत्र है, तंत्र समझ रहे हो, जैसे आप नींबू में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी उसका तंत्र है, आप कह सकते हो, उसके भीतर है। तो जब वो भीतर वाली चीज़ को नहीं एब्जॉर्ब करोगे तो मज़े से कुछ नहीं होएगा। ऐसे तो हम मूवीज़ भी देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, बट कई लोग मूवीज़ ऐसे भी देखते हैं कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। मज़े के लिए देखोगे, एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जी। सीरियसनेस के साथ देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ये जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मेरे को सुनना है, दोबारा सुनना है मुझे, क्या बोल रहे हैं, एक एक चीज़ दोबारा सुननी है मेरे को, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, मेहनत करनी है। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछना है मेरे भाई। वीडियो अटेंड कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रफ कॉपी में लिख लिया, उसके बाद अपनी ई बुक निकाली, ई बुक को रिवाइज करा, और दोनों को मिलाकर आपने नोट्स जो है फेयर कॉपी में ढंग से लिख लिए, ब्रीफ शॉर्ट नोट्स लिख लिए, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाए। हाथ से लिख भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, हो गया काम। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उन नोट्स को रिवाइज कर लो। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बाकी खुद से ट्राई कर लो। आरटीपी के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करने कर लो, दिक्कत है मुझसे पूछो। हो गई प्रिपरेशन, और क्या चाहिए भाई, इतना ही चाहिए। मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने खुद तो क्वेश्चन करे ही नहीं थे टैक्सेशन के अपने टाइम में, इंटरमीडिएट लेवल में टैक्स मैंने नहीं किए थे क्वेश्चंस वगैरह।
हाँ, हर चैप्टर का जो है 1 या 2 क्वेश्चन किया था बस, जो एग्ज़ाम का था। डायरेक्टली एग्ज़ाम का क्वेश्चन किया, कोई एग्जाम्पल वगैरह करे जो सर ने कराए थे। मैंने टैक्स और कॉस्ट एफएम की क्लासेस ली थी, बाकी कोई नहीं ली थी, फाइनल में तो कोई भी नहीं ली। तो उसमें जो एग्जाम्पल कराए वो कर लिए, प्रोविजन सारे पढ़ लिए, बुक के जो है हर चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन कुछ एग्जाम वाले कर लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उस पर फोकस करा। क्लियर हो गया सर? हो गया। 74 मार्क्स आए थे, ज़्यादा भी आ जाते, कुछ चीज़ें क्लिक नहीं हुई, हाथ से लिखकर प्रैक्टिस नहीं करी, 80 तक ला सकता था मैं। इनकम टैक्स और जीएसटी, उस टाइम सर्विस टैक्स वैट होता था, अब जीएसटी आ गए। तो बस यही है। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ लॉस ड्यू टू वैकेंसी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीनेंट जो है ना, वो बीच में छोड़कर चले गया। आपने उसको जो है मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 को जो है आपने रेंट पर चढ़ाया, उसने प्रॉपर्टी जो है 31 दिसंबर 2020 को वेकेट कर दी, खाली कर दी है। अगर इसने प्रॉपर्टी खाली कर दी और 1 जनवरी 21 से या बीच में पूरा साल कंप्लीट होने से पहले आप उस प्रॉपर्टी में रहने आ गए, सेल्फ ऑक्यूपाई आपने कर ली है, तो इस केस में जो है हम इसको वेकेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्चुअली में वो खाली नहीं रही है। देखिए, आपने रेंट पर चढ़ा कि 12 महीने के लिए चढ़ा रहा हूँ, एग्रीमेंट हुआ है, और वो बीच में एग्रीमेंट तोड़कर चले गया, क्योंकि एग्रीमेंट में क्लॉज होता है आप जल्दी छोड़ भी सकते हैं, तो वो बीच में छोड़ के चले गया, तो उस केस में आपका लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ले रहे हैं, पर एक्चुअल रेंट जो है वो आपको पता है कि भैया वो बीच में ही छोड़कर चले गया, तो मैं कैसे 12 महीने का जो है इनकम टैक्सेबल करूँ अपनी। अगर आप रहने आ जाते हैं, जैसे ही वो विकेट करता है आप रहने आ जाते हैं, फिर तो उस केस में एक्चुअल वैकेंसी हुई नहीं है, एक्चुअल में आपको लॉस हुआ नहीं, आप खुद आ गए हैं, तो तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप खुद रहने आ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, पर अगर आपका वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी खाली रहती है तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट क्या मालूम है आपको? कॉन्सेप्ट है एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट तो माइनस हो ही जाएगा जी। क्यों हो जाएगा? अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पैसे देने से मना कर दिया टीनेंट ने, तो वो तो माइनस हो गई। यू हैव टू कंपेयर इट विथ एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 12 मंथ्स, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 12 मंथ्स, ये आपको कंपेयर करना है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तब तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही जो है जीएबी होगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट कम है उस केस में आप एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट तो माइनस कर ही चुके हो, क्योंकि वो तो आपका रिसीव ही नहीं हुआ। इसमें से आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी माइनस कर देंगे। मतलब ये एक्चुअल रेंट 12 महीने का, अगर टीनेंट ने पैसे देने से मना कर दिया, भाई मान लेते हैं कि 12 महीने था, वो 10 महीने रहा, 2 महीने उसने वेकेट कर दिया कि मैं रहूँगा ही नहीं, और 10 महीने जो वो रहा उसमें भी 8 महीने का रेंट दिया, 2 महीने का दिया नहीं, तो 2 महीने क्या हो गया? अनरियलाइज रेंट। अगर कंडीशन मीट हो रही है, आपने उसकी सब प्रॉपर्टी वगैरह खाली करवा दी है, लीगल स्टेप्स ले लिए, सब कुछ कर दिया है, तो आप उन 2 महीने का रेंट माइनस कर सकते हैं। 12 महीने का पहले एक्चुअल रेंट, उसमें से 2 महीने का रेंट माइनस कर देंगे, भैया ये तो मिलना नहीं है। 2 महीने प्रॉपर्टी खाली रही, आप उसमें रहने नहीं आए, तो उसे बोलते हैं वेकेंट हो गया। उस वैकेंसी का लॉस भी आप माइनस कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? जब आपका एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा आ रहा है। अगर एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, तो उस केस में तो एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका जीएबी बनेगा, यानी कि अगेन नोशनल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, 12 महीने की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, जबकि प्रॉपर्टी 12 महीने तक लेट आउट थी भी नहीं, 10 महीने के लिए लेट आउट थी। बट अगर ये मीट हो गई कंडीशन, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने वाला ही आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जीएबी बन जाएगा। वेरी वेरी रॉन्ग। यही करना पड़ रहा है। क्या करें? नोशनल और फिक्टिशियस इनकम पर ये टैक्स लगाते हैं। हावेवर अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा नहीं आता, उस केस में आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं
अगर एक्चुअल रेंट लोअर है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू वैकेंसी, तो एक्चुअल रेंट आपका जीवी बनता है। मतलब एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। मान लेते हैं एक्चुअल रेंट है, वही है 50,000 पर मंथ, 2 महीना जो है अनरिलाइज्ड है, 1 महीना जो है वेकेंट है, करेक्ट, ऐसे ले लेते हैं। तो आपका 12 महीने का रेंट आएगा 6 लाख रुपए, इसमें से अनरिलाइज रेंट आप माइनस करोगे 1 लाख रुपए, तो आएगा 5 लाख। इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेंट से। मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा, मान रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा, 2 सिचुएशन ले रहा हूँ। केस वन 4.5 लाख और 4.6 लाख लेट्स से, और दूसरा है 5.1 लाख। मैंने 2 केसेस ले लिया। अगर एक्सपेक्टेड रेंट मेरा एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है तो ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ये 12 महीने का ही है, ये भी 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट है। अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट 4.6 लाख रुपीज़ है तो उस केस में मैं 5 लाख से जो है लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकता हूँ, जो 1 महीने का रेंट और है 50,000 का, और मेरा 4.5 लाख जो आएगा एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअली में ही मेरे को जो रिसीव होने वाला है, वैकेंसी का हटा के अनरिलाइज रेंट हटाकर, ये मेरा जीवी बनेगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोला जाता है कि मेरा एक्चुअल रेंट जो है ना 4.5 लाख का, देखिए 2 महीने अनरिलाइज रेंट, 1 महीना वेकेंट, तो 3 महीने माइनस करोगे तो 9 महीने बचेगा। 9 महीने का हुआ 4.5 लाख। एक्चुअली में 9 महीने के लिए ही पैसा रिसीव हो रहा है, बाकी तो अनरिलाइज्ड है और वेकेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड रेंट अगर मेरा 4.6 लाख है और एक्चुअल रेंट मेरा 4.5 लाख है, तो मेरा अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी माइनस करने की वजह से कम आ रहा है, अगर वैकेंसी ऐड कर लें तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा। वैकेंसी का लॉस माइनस करने की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है मेरा एक्चुअल रेंट, तो उस केस में एक्चुअल रेंट ही मेरा जीएवी होता है। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी, इन दैट केस एक्चुअल रेंट इज योर जीएवी, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट इज योर जीएवी। मैंने जो है 2 तरीके से आपको बताया, घुमा फिराकर 2 तरीके से बताया, और दोनों तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। आगे जो है मैं आपको और कॉन्सेप्ट कराता हूँ जी, और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो 2 यूनिट है, एक यूनिट ऊपर यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, तो आप इन्हें जो है 2 हाउस प्रॉपर्टी मान के ट्रीट करेंगे। इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट जो है पूरी हाउस प्रॉपर्टी का दे रखा होगा जी, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, पूरी प्रॉपर्टी का दे रखा है। आपने उस प्रॉपर्टी के अंदर से 2 टुकड़े कर दिए, तो उस केस में आप उस म्यूनसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट को आप 2 हिस्सों में बांट लेना। अगर मान लो कि 4 लाख रुपए का म्यूनसिपल वैल्यू है तो 2 लाख इसकी हो गई, 2 लाख नीचे वाली की हो गई। हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी जो है उसमें आपने दोनों को लेट आउट करा है, अलग अलग रेंटल वैल्यू पे आपने लेट आउट करा है, तो उसका अलग अलग जो है इनकम कैलकुलेट होगी। हर हाउस प्रॉपर्टी की अलग अलग इनकम कैलकुलेट होती है। अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है कुछ टाइम के लिए और लेट आउट करा है कुछ टाइम के लिए, तो उस केस में आप उसे लेट आउट मानकर ही जो है आगे क्वेश्चन को करेंगे। कुछ समय के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, बाद में लेट आउट कर दिया, वो लेट आउट के बराबर ट्रीट करेंगे। 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं होगा क्योंकि आप उसमें खुद रहे थे, इट वॉज नॉट वेकेंट, और वैसे ही कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप 1/4/20 को एक प्रॉपर्टी में रह रहे थे, 31 मई 20 तक रहे, 1 जून से आपने जो है रेंट पर दे दिया और 31 मार्च 21 तक आपने रेंट पर दिया। इस केस में क्या होगा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था, यहाँ पर आपने लेट आउट कर दिया, कुछ समय के लिए आपने प्रॉपर्टी को खुद रखा, कुछ समय के लिए आपने किराए पर दे दिया। इसको लेट आउट मानकर ही ट्रीट करेंगे जैसे पूरे साल ही ये लेट आउट रहा था। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का वर्सेस एक्चुअल रेंट जब लेट आउट करा उस पीरियड का, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो ज़्यादा होगा वो आपका जीवी बन जाएगा। मतलब हमने इग्नोर कर दिया, कुछ समय के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, कुछ समय के लिए लेट आउट रखा, हमने माना भैया ये लेट आउट इतने पीरियड का ही हुआ है, हमने उसको लेट आउट मानकर ही ट्रीट कर दिया। हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा होगा, वी विल इग्नोर इट, रेस्ट वी विल डू इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है सर। मैं आपको जो है अब डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीम्ड ओनरशिप। देखिए, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये हाउस प्रॉपर्टी आपकी है, और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी मान ली तो क्योंकि आप ओनर है तो आपके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को देते हैं और एडिक्वेट कंसिडरेशन उससे नहीं लेते, फ्री फंड में देते हैं, 1 करोड़ की चीज़ जो है 1 लाख में देते हैं, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, एंड विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग भी नहीं रह रहे हैं, साथ ही में रह रहे हैं, तो ये आपने क्या कर दिया कि भैया अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी। अब वाइफ के नाम पे टैक्सेबल होगी जो उससे इनकम आएगी, ताकि आपका इनकम टैक्स कम हो जाए, और वाइफ के लिए 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स लगेगा नहीं अगर वो इनकम नहीं अर्न कर रही है। तो ये तो आपने कहीं ना कहीं जालसाजी करने की कोशिश करी है। तो इस केस में जो है हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए ही टैक्सेबल होगी, इंडिविजुअल के लिए ही टैक्सेबल होगी, आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। आप कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी में माइनर चाइल्ड को देता हूँ और एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लेता अपने बच्चे से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें घुमाने की कोशिश करी जा रही है, काम नहीं चलेगा। बट अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को देंगे, बालिका वधू को देंगे, बालिका वधू, तो उस केस में क्या होता है कि माइनर मैरिड डॉटर है, भाई बचपन में शादी होनी नहीं चाहिए बट फिर भी आजकल हो रही है इंडिया में, क्या कर सकते हैं, 18 से पहले हो रही तो माइनर ही हो गई ना, पहले शादियाँ हो रही है, पहले ही फिक्स हो जाती है, करवा देते हैं सब कुछ, हो सकता है रहने बाद में जाए, बट मतलब घर शिफ्ट बाद में करे हो सकता है, बट वो करवा कर रख देते हैं पहले ही, माइनर मैरिड डॉटर। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है ना, उसका कंट्रोल जो है माइनर मैरिड डॉटर का उसके इन लॉज के पास है, तो एक तरह से आपने तो इन लॉज को प्रॉपर्टी दे दी है, समझ रहे हैं आप, अपनी ही बच्ची को दी है, बट उसकी मैरिज हो गई अगर, तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल आपके पास से हटकर इन लॉज के पास चले जाता है, तो उसमें आपका क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपका, तो वहाँ तो आप क्लब नहीं करेंगे, वहाँ तो आप जो है डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। बट अगर माइनर चाइल्ड है आपका, ये माइनर डॉटर भी है बट मैरिड नहीं है, तो माइनर चिल्ड्रन है अगर आपके, उस केस में जो है आपका, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करोगे तो आप ही उसके ओनर माने जाओगे, उससे जो रेंटल आएगा वो आप ही के लिए टैक्सेबल होगा। और कहीं आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 2-2 प्रॉपर्टी सबके नाम कर देते हैं, तो 2-2 तक टैक्सेबल नहीं होती है, 4 ले लिए, खुद 2 खुद ले ली, 2 अपने बीवी को दी, 2 बच्चे को दी, 6 हो गई प्रॉपर्टी, ओनर आप ही, अगर उनसे आपने कंसिडरेशन नहीं लिया प्रॉपर्टी का एडिक्वेट, फ्री फंड में ट्रांसफर कर दिया, तो आप ही उसके ओनर माने जाएंगे, डीम्ड ओनर इस चैप्टर के लिए। भले पेपर में कागज में आपने किसी और को ओनर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर में आपके लिए टैक्सेबल होगी। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल इस्टेट, बहुत सारी जो होते हैं पैलेस वगैरह होते हैं, पुराने किले वगैरह होते हैं, उसका पार्टीशन नहीं होता है, उसे किसी एक व्यक्ति के पास ही रखना होता है। उस केस में जो है जिस व्यक्ति के पास होगा, जो उसको होल्ड करके रहेगा, वही व्यक्ति इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगला पॉइंट है भैया, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू होम हाउस प्रॉपर्टी एलोकेटेड और लीज्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन इज लीगल ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग बट इट्स मेंबर विल बी डीम्ड ओनर। मतलब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारी जो है सोसाइटीज़ बनी हुई है, दिल्ली में तो बहुत सोसाइटीज़ हैं, वो एक तरह की वो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सब ने मिलकर पैसा लगाया, घर बन गए, वो एक सोसाइटी क्रिएट हो गई। ओनरशिप हो सकता है सोसाइटी के नाम पर रहे, पर आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे जो उसके एक्चुअल पोजीशन में है प्रॉपर्टी के। तो पूरी सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओनरशिप हो सकती है उस पर, बट मकान जिसके पास आ रहा है वही उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। इसके बाद है पावर ऑफ टर्नी ट्रांजेक्शन होती है, आपने सेल डीड रजिस्टर नहीं कराई पर पावर ऑफ टर्नी आपने ट्रांसफर कर दी। पावर ऑफ टर्नी क्या होता है, इससे आपने जो घर है उसके सारे राइट्स किसी दूसरे बंदे को दे दिए और बदले में पैसे ले लिए। ये जो पावर ऑफ टर्नी ट्रांजेक्शन आपने करी हुई है, जिसके नाम पर करी है, वो कहेगा भाई मेरे नाम पर तो रजिस्टर हुआ ही नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी वही बंदा इसका डीम्ड ओनर माने जाएगा, जो बायर है वो इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप लीज पर देते हैं, 12 साल से ज़्यादा की लीज पर देते हैं इकट्ठे, 12 साल से ज़्यादा के लिए लीज पर दे दिया, तो भले ही लीज पर दिया यानी रेंट पर दिया एक तरह से, पर आपका जो बंदा ये राइट्स को एक्वायर करेगा वही इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। पर अगर लीज जो है आपकी ईयर ऑन ईयर हर साल रिन्यू होती जाती है और फिर 12 साल क्रॉस हो जाते हैं, तो उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी कि उसको आप इकट्ठे बहुत समय के लिए दें, आप तो 1-1 साल के लिए बस रेंट पर ले रहे थे और धीरे धीरे 12 साल हो गए, उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। पर अगर आप इकट्ठे 12 साल से ज़्यादा के लिए लेंगे भैया, 12 ईयर से ज़्यादा के लिए लेंगे अगर इकट्ठे, क्या होगा, तो जो बंदा ले रहा है वो ले तो रेंट पर रहा है बट वही इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। कौन माना जाएगा, जो लीज पर ले रहा है। और अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाएगा और रेंटल आएगा तो इसी व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होगा। तो यानी कि जो कंडीशंस हैं यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि इन केसेस में इन्हीं लोगों के लिए, भले ये ओनर हो या ना हो,
ये डीम डोनर माने जाएंगे, इनके लिए टैक्सेबल होगा। कौन कौन से हैं मैं बता चुका हूँ। अपने स्पाउस को देते हैं, स्पाउस का मतलब बता दूँ, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड होता है, उसे स्पाउस बोलते हैं। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अलग अलग भी नहीं रहना है। माइनर को देना है, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर को देना है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इम्पार्टिबल ईस्टेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के नाम कर देती है। पावर ऑफ टर्नी ट्रांजैक्शन होती है, लीज देते हैं 12 साल से ज़्यादा की। इन सभी केस में जो है जो भी डीम्ड ओनर होगा उसके लिए ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है ना। आखिरी के कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों, इसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, हिम्मत बनाकर रखिएगा, हौसला रखिएगा। काफ़ी सारे प्रोविज़न जल्दी करा देता हूँ, शॉर्ट टाइम में करा देता हूँ, तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से तो नहीं निकल गए प्रोविजंस। तो संभल कर चलिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर ज़्यादा कंटेंट लग रहा है तो। नेक्स्ट बार में बाकी का देख लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होएगा। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आपको अनरियलाइज रेंट मिल जाता है बाद में, जो अभी नहीं मिला, माइनस कर दिया ना, अभी बाद में मिल गया, केस जीत गए आप, क्या होगा जब मिलेगा अनरियलाइज रेंट, या फिर आपने रेंट को पिछले कुछ सालों का रेंट बैक डेट से बढ़ा दिया, तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो आपको मिलेगा। अगर टीनेंट पैसा देता है तो मिलेगा। ये दोनों चीज़ें अंडरलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट, दोनों अरियर्स ऑफ रेंट एंड अंडरलाइज रेंट, पुराना टाइम का बढ़ा हुआ रेंटल या जो पहले नहीं मिला वो मिल गया सब्सिक्वेंटली, वो जो भी है आपका जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। बट टैक्सेबल होने से पहले 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अरियर मिलता है प्रीवियस ईयर 2021 कर लेना है इसको। 2021 में पिछले कई सालों का बड़ा हुआ पोर्शन अभी मिलता है 5 लाख रुपए, तो जिस साल मिला उसमें से आप 30% आंख बंद करके माइनस कर लीजिएगा, बाकी का जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर दीजिएगा। हर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग अलग निकलती है। अगर असेसी उस घर का ओनर नहीं रहा, हो सकता है बेच के निकल जाए, बाद में उसको जो है पुराना रेंट मिले, तभी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि जिस टाइम का ये पर्टेन करता है उस टाइम ये ओनर ही था। अगर लोन आपने अब्रॉड से लिया है दोस्तों, और इंटरेस्ट ऑन लोन आप इंडिया के बाहर देने वाले हैं, उस केस में टीडीएस काटना मत भूल जाना। सामने वाले को पैसा देने से पहले टीडीएस काटना जरूरी है, टीडीएस के चैप्टर में करेंगे। अगर डिडक्शन नहीं किया, पेमेंट नहीं करा, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24 क्लॉज बी में माइनस नहीं कर सकते। उसकी एक कंडीशन है कि अगर इंडिया के बाहर दे रहे हो तो टीडीएस काटना ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आखिरी पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय 2 और मोर ओनर्स, अगर प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर है, जो जॉइंट ओनर हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, सबका अलग अलग शेयर भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा सर? उस केस में अगर लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा मानकर चलिए जैसे प्रॉपर्टी एक ही ओनर की है, 5 ओनर है, एक प्रॉपर्टी, एक घर है, उसके 5 ओनर है मेरे भाई, ABCDE, ये घर है, इस घर के जो है 5 ओनर हैं, ABCDE, 20% के ओनर है, मान लो 20% के ओनर है ईच। मान के चलो इसका एक ही ओनर है, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो मान के चलो एक ही ओनर है, आप इसकी जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लो, HP इनकम। जो HP इनकम आ गई उसको 5 में डिवाइड कर दो, जो जो इनका रेशो है, सिंपल है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा? NAV नील, NAV कुछ होगी नहीं, बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या करेंगे उसका? उस केस में जो ABCDE हैं, ये जो लोग, इसमें हर व्यक्ति जो है अप टू 2 लाख या 30,000 की जो लिमिट है वो हर व्यक्ति को जो है मिल सकती है। समझ रहे हो आप? हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 की सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो है इंटरेस्ट की रिडक्शन ले सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट बन के निकला है 3 लाख रुपए, तो अगर मैं इसको एक हाउस प्रॉपर्टी मान के जो है माइनस करूँगा, तो उस केस में तो 3 लाख अलाउड ही नहीं होगा, 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। बट दोस्तों ये भी देखिए कि आप ये जो प्रॉपर्टी है 5 लोगों की है, और हर व्यक्ति को जो है 2 लाख और 30,000 की एक लिमिट मिली है अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। तो जो भी लिमिट आएगी यहाँ पर वो हर व्यक्ति में बढ़ तो जाएगी इक्वली। जैसे मान लो 5 लाख आया तो सब में 1-1 लाख बढ़ गया, तो सब लोग 1-1 लाख तक तो ले ही सकते हैं डिडक्शन।
ये यहाँ पर ट्विस्ट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास इज कॉम्पोजिट रेंट। ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम प्रैक्टिकली इसको डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी करेंगे, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। ज़्यादा कोई इसमें वही 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है। आसान आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं। पर उसके बाद भी कॉम्पोजिट रेंट देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। रेंट ऑफ बिल्डिंग है, रेंट ऑफ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होता है। साथ ही में अगर रेंट ऑफ लिफ्ट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, एटसेट्रा है, डिफरेंट सर्विसेज का रेंट ज़्यादा है, तो वो पीजीबी के चैप्टर में टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं ना है। ठीक है, इस केस में क्या होगा सर, अगर आप दोनों का रेंट इकट्ठे ले रहे हैं, तो अगर आपका जो टेनेंट है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सेपरेटली, वो कह रहा है भैया आप मुझे सारी सर्विसेज के साथ ही दो, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, उस केस में हम मानते हैं कि रेंट जो है वो सेपरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस केस में आप जो है इसको पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर सकते हैं। कारण सिंपल सा है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग नहीं निकाल सकते। तो अगर आपका बिजनेस ही है रेंट पर देने का, तो आपका पीजीबीपी हो गया वैसे ही, अदरवाइज अदर सोर्सेज हो गया, अगर आप सारी सर्विसेज एक साथ दे रहे हैं। यदि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट सेपरेट हो सकता है, उस केस में आप हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल करेंगे, और जो बाकी का हिस्सा है उसको आप पीजीबी में टैक्सेबल करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका, अगर वो बिजनेस है तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है हाउस प्रॉपर्टी के हमने सारे जो है प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया है। हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी करा दिया हो, बट अगर आप रिवीजन करें, एक बार और रिवीजन करें, हाथ से नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, तो आप जो है बेहतर तरीके से इसको और ग्रास्प कर पाएंगे, चीज़ों को और समझ पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ प्रोविजंस आते हैं, हो सकता है कुछ ट्रिकी प्रोविजंस हो, बट अगर जो चीज़ मैंने बोली उसको आपने ध्यान से सुनी है और ध्यान से आप उसको समझ पा रहे हैं और एक बार नोट्स लिख लेते हैं उसके, देन आई एम डैम श्योर उसकी रिवीजन के बाद आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना क्वेश्चन करते टाइम, वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। एंड दैट विल गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ भैया मैं ये समझ रहा था, ये समझा था, और क्वेश्चन में ऐसे इंप्लीमेंट करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते रहो, आरटीपी के क्वेश्चन पास्ट ईयर के ट्राई करते रहो, सीएमए की बुक के ट्राई कर लो, सीए इंटर की बुक की ट्राई कर लो, अलग अलग बुक्स के ट्राई कर लो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा, पर उसके अलावा भी आप ट्राई तो खुद से देखो यार। आप अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे ना कुछ भी, तो फिर आप अपने आप को कैसे जज करोगे कि भैया ये मैं पढ़कर जा रहा हूँ, इस बेसिस पर अगर मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करता हूँ तो मैं कितना कर पाता हूँ उसको, या कहाँ मैं अटक रहा हूँ। ये आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अटेन अ कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ भाई मेरे कॉन्सेप्ट सही हैं, मैं क्वेश्चंस करता हूँ, आते हैं, नया क्वेश्चन आया उसे भी अटेम्प्ट करने के लायक हूँ, तो पेपर में कुछ नया आएगा वो भी अटेम्प्ट कर लूँगा। इस हिसाब से आपको करना है जी। ये वीडियो देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्लास जो है आपके पुराने स्टडी मटेरियल की लगा रहा हूँ, बट जल्दी जैसे ही नया स्टडी मटेरियल आएगा मैं उस वीडियो को रिप्लेस कर दूंगा, तो हो सकता है जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे उन्हें नए वीडियोज़ ही मिलेंगे। अभी स्टडी मटेरियल आया नहीं है नेक्स्ट ईयर का, तो इसके लिए जो है हम अपने नोट से कर रहे हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।